एक छोटा सा गांव था, लूली नगर। गांव में हर जगह बच्चे ही बच्चे होते थे और खेतों में सब्जियों की जगह लॉलीपॉप की खेती होती थी। गांव के बच्चे खेतों से लॉलीपॉप तोड़ तोड़ कर खाते रहते थे। गांव के बच्चे इससे बहुत खुश थे, लेकिन बच्चों के माँ बाप को उनकी इन हरकतों से डर लगता था, क्योंकि वे कुछ ऐसा जानते थे जो बच्चे नहीं जानते थे। असल में लूली नगर एक भूतिया गाँव था, जहाँ लोग अपने बच्चों को लॉलीपॉप खाने से सख्त मना करते थे, और उसकी वजह थी गाँव की श्रापित आत्मा चुन्नी चोर। चुन्नी एक सुंदर लड़की थी जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी। चुन्नी गाँव में भटकती रहती थी और उसके हाथ में एक लॉलीपॉप भी होता था। जैसे ही उसे कोई बच्चा दिखता, चुन्नी उसे धीरे से बुलाती, आओ बच्चे इधर आओ, मैं तुम्हें लॉलीपॉप दूंगी। बच्चे उसके हाथ के मीठे लॉलीपॉप को देकर खींचे चले आते। चुन्नी उन्हें पहले लॉलीपॉप चुसाती, फिर उन्हें अपने साथ लेकर गायब हो जाती। सुबह गांव में वह बच्चा कहीं नहीं मिलता। लोग ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते, लेकिन बच्चे उन्हें कहीं नहीं मिलते। लोगों को पता था कि यह सब चुन्नी ने किया है, लेकिन वे चुप रहते और अपने बच्चों को घरों में रहने को कहते। हर रोज गांव में बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे थे। लोग परेशान थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। उस गांव में एक बाप बेटा रहते थे, रामलाल और उसका बेटा राजू। राजू बड़ा ही चंचल और बदमाश था और उसे भी लॉलीपॉप खाना बहुत पसंद था। रामलाल उसकी इन हरकतों से बहुत परेशान रहता। बेटा राजू, लॉलीपॉप मत खाया करो, दांत खराब हो जाएंगे। लेकिन राजू हमेशा हंसते हुए कहता, ये सब कुछ नहीं होता पापा। रामलाल को बहुत डर लगता था। एक रात गाँव में सब सो रहे थे, रामलाल और राजू भी घर में सो रहे थे। तभी राजू को जोर की पेशाब लगी। वह उठा और उसने रामलाल को आवाज दी, पापा उठो, मुझे पेशाब लगी है। लेकिन रामलाल गहरी नींद में था। राजू खुद ही घर से बाहर निकला और पेड़ के पास खड़े होकर हल्का होने लगा। उसी वक्त चुन्नी गांव में आई अपना नया शिकार करने। जैसे ही उसने राजू को देखा, पीछे से धीरे से आवाज लगाई, बेटा राजू, तुम्हें ये लॉलीपॉप चाहिए? राजू पीछे घूमा और उसने चुन्नी को देखा। उसके हाथ में एक मीठा लॉलीपॉप था। चुन्नी फिर से बोली, इधर आओ बेटा, इधर आओ। राजू उसके पास गया। जैसे ही राजू लॉलीपॉप खाने वाला था, उसके पिता वहां आ गए। चुन्नी उन्हें देखकर अचानक गायब हो गई। राजू हैरान रह गया, पापा वह औरत कौन थी और उसे मेरा नाम कैसे पता था? रामलाल समझ गए थे कि अब राजू से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। उसने सारी बात बता दी। बहुत सालों पहले इस गांव में हर जगह लॉलीपॉप ही लॉलीपॉप हुआ करते थे। बच्चे नाचते हुए लॉलीपॉप खाते, सोते हुए लॉलीपॉप चाटे और हमेशा खुश रहते। उस गांव में एक पति पत्नी रहते थे, चुन्नी और उसका पति। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। चुन्नी दिल की बहुत अच्छी थी, उसे बच्चे बहुत पसंद थे और वह उन्हें सिर्फ खुश देखना चाहती थी। हर रोज चुन्नी अपने घर में लॉलीपॉप तैयार करती और सुबह गाँव में लगाती। गाँव के बच्चे उन लॉलीपॉप को खाते और बहुत मजे करते। चुन्नी उन्हें खुश देखकर बहुत खुश होती, मगर जल्दी ही उनकी खुशी को किसी की नजर लग चुकी थी। एक सुबह चुन्नी हमेशा की तरह लॉलीपॉप बना रही थी, तभी अचानक उसके घर में आग लग गई। चुन्नी अंदर ही फंस गई। पूरा गांव देख रहा था, लेकिन किसी ने हिम्मत करके उसकी मदद नहीं की। आखिर में वह जलकर मर गई और उस दिन के बाद से चुन्नी एक आत्मा बन गई और गांव में भटकने लगी। राजू सारी बात समझ चुका था, लेकिन एक बात उसके दिमाग में थी। उसने पूछा, तो चुन्नी मेरा नाम कैसे जानती है? ये बात सुनते ही रामलाल रुक गए और धीरे से बोले, क्योंकि चुन्नी और कोई नहीं, तुम्हारी माँ है। एक छोटे से गाँव के कोने में जंगल के बीच एक पुरानी सी जगह थी, जिसे लोग काली चौकी कहते थे। दिन में वह बस एक टूटा फूटा सा घर लगा था, लेकिन जैसे ही रात होती वह एक भूतिया घर बन जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस घर के अंदर एक बंदर की मूर्ति है जो लोगों की कोई भी इच्छा पूरी करती है। लोग पहले उनकी बातों को मजाक समझते थे, अरे ये बूढ़े लोग पागल हो गए हैं। लेकिन ये सब तब तक था जब तक राघव के बारे में उन्हें पता नहीं चला था। गांव के एक कोने में राघव रहता था, एक गरीब लड़का। घर में पैसे नहीं थे, माँ हमेशा बीमार रहती थी और बाप सिर्फ शराब पीता था। सारी जिम्मेदारी राघव के ऊपर थी। एक दिन राघव गांव में घूम रहा था, तभी उसने कुछ लोगों को उस भूतिया घर और जादुई मूर्ति के बारे में बात करते सुना। राघव के मन में भी लालच आ गया, क्या ऐसा भी कुछ होता है? उस रात राघव चुपके से काली चौकी गया। हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और बीच में एक बड़ा सफेद घर चमक रहा था। राघव अंदर गया। वहाँ वही बंदर की मूर्ति रखी हुई थी। राघव उसके पास बैठा और बोला, बस इतना चाहता हूँ मेरी माँ की बीमारी ठीक हो जाए। अचानक मूर्ति हिलने लगी और उसमें से एक हल्की सी आवाज आई, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। राघव घबरा गया, क्या चाहिए तुम्हें? मूर्ति मुस्कुराई, अभी नहीं, समय आने पर मैं खुद ले लूंगी। सुबह राघव घर पहुंचा तो उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वह बहुत खुश था, लेकिन दिल के एक कोने में एक डर भी बस गया। आखिर वह मूर्ति मुझसे बदले में क्या लेगी? मूर्ति ने राघव की इच्छा पूरी की। यह बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। गांव के सभी लोगों के मन में लालच आ गया। हर रात लोग उस भूतिया घर में जाने लगे और अपनी अपनी इच्छाएं मांगने लगे। किसी ने बहुत सारा पैसा मांगा तो किसी ने बिछड़ा हुआ प्यार। धीरे धीरे सबकी इच्छाएं सच में पूरी होने लगी। गांव में मोहन नाम का एक भिखारी रहता था। उसने मूर्ति से इच्छा मांगी, मुझे इतना पैसा दे दो कि मैं इस देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। एक हफ्ते बाद मोहन को जंगल के पास बहुत सारा खजाना मिल गया। वह खुशी से झूमने
लगा, लेकिन उन पैसों की वजह से हर रोज कोई न कोई गुंडा उसे पकड़ लेता, मारता पीटता और पैसे छीन लेता। मोहन बहुत परेशान हो गया। उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। आखिरकार परेशानियों से तंग आकर मोहन ने अपनी जान दे दी। पैसे तो वैसे ही रह गए, लेकिन मोहन नहीं बचा। उसी गांव में एक लड़की थी, मीरा। वह देखने में बहुत बदसूरत थी। एक रात मीरा भी उस भूतिया घर में गई और उसने मूर्ति से इच्छा मांगी, मुझे इतना सुंदर बना दो कि गांव के सारे लड़के मुझे ही देखें। मूर्ति ने उसे बहुत खूबसूरत बना दिया। गांव के सारे लड़के उससे प्यार करने लगे। मीरा बहुत खुश हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद मीरा धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी और फिर से बहुत बदसूरत हो गई। जो लोग उसे पसंद करते थे, अब वही लोग उस पर हंसने लगे। आखिर में इस सब से परेशान होकर मीरा ने खुद को आग लगाकर मार लिया। राघव यह सब देख रहा था। उसने सोचा, मेरी माँ तो ठीक हो गई, लेकिन अब वह चीज मुझसे क्या लेगी। एक दिन राघव खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी माँ वहाँ आई। राघव अपनी माँ को बाहर घूमते देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अचानक उसका सिर चकराने लगा और वह बेहोश हो गया। उसकी माँ घबरा गई और उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने इलाज किया और राघव को होश आ गया। वह देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा था। तभी उसकी माँ ने प्यार से पूछा, बेटा राघव, तुम ठीक हो? राघव कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप कौन है आंटी, और मुझे बेटा क्यों बुला रही हो? राघव की माँ सन्न रह गई। राघव अपनी सारी यादें भूल चुका था, अपनी माँ, अपने बाप, यहाँ तक कि अपना नाम। एक बहुत ही सुंदर और शांत गांव था, जहाँ हमेशा सुकून रहता था। उस गांव की शांति की वजह था एक आदमी, जिसे सब करण के नाम से जानते थे। गांव वाले उसे अपना मसीहा मानते थे। कोई भी तकलीफ हो, करण हमेशा सबकी मदद करता। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सब उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन करण का एक भाई भी था, यश। यश देखने में बहुत ही खतरनाक लगता था। गांव के बच्चे उसे देखकर डर जाते थे और गांव वाले भी उसे गलत इंसान समझते थे। लेकिन एक घटना ने सबका नजरिया बदल दिया। गांव के कोने में एक छोटा सा घर था, जहाँ रहती थी एक लड़की, सोनाक्षी। सोनाक्षी बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। करण भी सोनाक्षी से छुप छुप कर प्यार करता था। वह रोज उसके लिए छोटे छोटे उपहार लाता और उसके घर के पास रखकर कहीं छुप जाता। जब सोनाक्षी बाहर आती तो उपहार देखकर हैरान हो जाती। यह उपहार कौन भेजता है? और पेड़ के पीछे छुपा करण उसे देखकर मुस्कुराता रहता। यह सिलसिला रोज चलता रहा, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक सुबह सोनाक्षी को पता चल गया कि ये उपहार करण ही भेजता है। वह जल्दी से तैयार हुई और करण से मिलने उसके महल पहुंच गई। दोनों ने कुछ देर तक प्यार भरी बातें की, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यश छुपकर सब सुन रहा था। करण से बात करके शाम को सोनाक्षी घर लौट रही थी। रास्ता सुनसान था। तभी अचानक एक गाड़ी आई और उसने सोनाक्षी को टक्कर मार दी। गाड़ी से एक आदमी बाहर निकला और बेहोश सोनाक्षी को अपने साथ ले गया। अगली सुबह पूरा गांव सोनाक्षी को ढूंढ रहा था। सब परेशान थे। करण भी रो रहा था। तभी एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, यहाँ देखो, कूड़ेदान के पास सोनाक्षी की लाश मिली। पूरा गांव हिल गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे हुआ। कुछ ही देर में सीआईडी टीम वहां पहुंच गई। जांच के बाद उन्होंने कहा, इस लड़की के साथ पहले बलात्कार हुआ है, फिर इसकी हत्या की गई है। सब लोग सदमे में थे। सीआईडी ने पूछताछ शुरू की। कोई कह रहा था वह सो रहा था, कोई कह रहा था वह खेत में था। तभी भीड़ में से एक आदमी आया, अशोक। वह बहुत डरा हुआ था। एसीपी सर, मुझे कुछ बताना है, लेकिन मुझे डर है वह मुझे मार देगा। एसीपी ने पूछा, कौन मार देगा? अशोक ने कहा, कल रात मैं नदी के पास से जा रहा था, तब मैंने देखा एक मुखौटा पहना आदमी सोनाक्षी के साथ गलत काम कर रहा था। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धमकी दी, अगर किसी को बताया तो मैं भी मार दिया जाऊंगा। एसीपी ने पूछा, क्या तुम उस आदमी को पहचान सकते हो? अशोक बोला, उसने मुखौटा पहना था, लेकिन लग रहा था जैसे मैंने उसे पहले भी देखा है। तभी वहाँ यश आया। अशोक उसे देखकर चौंक गया। सर, ये आदमी बिल्कुल उस खूनी जैसा लगता है। सीआईडी ने तुरंत यश को गिरफ्तार कर लिया। यश हैरान था, लेकिन मैंने क्या किया है? एसीपी ने गुस्से में कहा, तुमने सोनाक्षी का बलात्कार और हत्या की है। यश को कुछ याद आया और उसने धीरे से एसीपी के कान में कुछ कहा। उधर अशोक एक सुनसान जगह पर गया। वहाँ वह मुखौटा वाला आदमी उसका इंतजार कर रहा था। अशोक बोला, तुमने जो कहा था मैंने कर दिया, अब मुझे जाने दो। अचानक वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने अशोक को गोली मार दी। अशोक वहीं गिर गया और तभी उस आदमी ने अपना मुखौटा उतारा। वह और कोई नहीं, करण था। उस दिन बातों ही बातों में करण ने सोनाक्षी को प्रस्ताव दिया, लेकिन सोनाक्षी ने बताया कि वह करण से नहीं, उसके भाई यश से प्यार करती है। यह सुनकर करण गुस्से से पागल हो गया। उसने सोनाक्षी को मारने का फैसला किया। पहले उसने अपने भाई के कपड़े पहने, फिर सोनाक्षी का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया। अगर सोनाक्षी मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और का भी नहीं बनने दूंगा। करण खुश हो ही रहा था कि तभी सीआईडी वालों ने उसे घेर लिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तभी पीछे से यश आया और बोला, कल मैंने तुम्हें मेरे कपड़े पहनते हुए देख लिया था। अब सबको समझ आ चुका था, करण गांव का मसीहा नहीं बल्कि एक दरिंदा